देखिए हमारा पार्ट 4 जो हमारा रह गया था अधूरा, लेसन कितना 8 और उपसर्ग संयोजक यौगिक है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लीजेंड और दाता के आधार पर हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिया था मोनोडेंड्रेट लीजेंड, मतलब एक ऐसा लीजेंड जो केवल एक दाता परमाणु के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम मोनोडेंड्रेट लीजेंड कहते हैं। तो कुछ मोनोडेंड्रेट लीजेंड के जो एग्जाम्पल हैं वो हमने यहाँ पर दिए गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, और इसके जो सारे एग्जाम्पल हैं ये इम्पोर्टेंट है, अलग से पूछ भी लेगा इसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, मान लो H2O है, तो H2O का नाम जो है वो हमारा एक्वा। ठीक है, NH3 है तो एमाइन है। ठीक है, H2O है तो एक्वा, और एमाइन है तो NH3, NH माइनस है तो एमिडो। ठीक है, C2H5N, C2H5N का नाम होता है पिरिमिडिन। ठीक है, F का नाम F माइनस का नाम फ्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, Br का ब्रोमो, आयो का मतलब आइडो, NO का मतलब होता है नाइट्रोसिल, CO का कार्बोनिल, अब इसका अगर CN है, अगर हमारे पास CN है, देखिए यहाँ पे CN लिखा है, CN है साइनो, CN है तो साइनो, और SCN है तो थायो, S के लिए थायो लग जाएगा, और OH के लिए हाइड्रोक्सी, और CH3COO नेगेटिव एसीटेट। फिर हम इसमें पहले हमने लीजेंड लिखे, कुछ लीजेंड के एग्जाम्पल लिखे, फिर हमने उसके नाम लिखे कि लीजेंड को हम क्या क्या नाम दे ले सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि ये किस दाता परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। H2O है तो हमारा क्या जुड़ा रहेगा, O, और अगर NH3 है तो N जुड़ा रहेगा, NH है तो N, C2H5N है तो हमारा N जुड़ेगा, F के लिए F, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, आइडो के लिए आइडो, और नेगेटिव है ये। ठीक है, NO है नाइट्रोसिल, NO है नाइट्रोसिल आएगा, नाइट्रोसिल में हमारा ये आ जाएगा N। क्या कर दूंगा, देखिए यहाँ से करेंगे, एमाइडो है तो N, पिरामिडीन है N, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, और आइडो के लिए आइडो, एंड नाइट्रोसिल होता है, नाइट्रोसिल के लिए हम N दाता परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कार्बोनिल है, कार्बोनिल में हमारा C रहेगा, और थायोसाइनाइट है, साइनाइट में हमारा CN जुड़ा रहेगा, थायोसाइनाइट में SCN जुड़ा रहेगा, और साइनाइट में CN, और CH3COO में O जुड़ा रहेगा, और OH में O। ठीक है, एक टेबल बना लिया ऐसे, और ये इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी भी जाएगी।
देख इसमें जल के लिए एक्वा NH3 है तो Mi, और NH नेगेटिव है तो एमिडो, C2H5N है तो पिरामिडीन, Cl के लिए क्लोरो, F के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, NO के लिए नाइट्रोसिल, CO के लिए कार्बोनिल, और CN है तो नाइट्रोसिल, और SCN है तो थायोनाइट्रोसिल, OH के लिए हाइड्रोक्सी, CH3COO नेगेटिव के लिए एसीटेट, और CN के लिए साइनो। तो ठीक है, हमें ये अलग से पूछेगा भी। पहले हमने पढ़ा मोनोडेंटेंट लीजन, अब हम सेकंड पढ़ेंगे डाइडेंटेंट लीजन। डाइडेंटेंट लीजन, डाइडेंटेंट लीजन का मतलब क्या होता है कि ठीक है, एक जगह हम डाइडेंटेंट लीजेंट लिखेंगे, दूसरी तरह हम उसका नाम लिखेंगे कि नाम क्या है, और फिर दाता परमाणु के साथ कैसे जुड़े हुए रहते हैं दाता परमाणु। ठीक है, हम 2 यौगिक लेंगे। अगर हमारा कोई भी यौगिक COO से जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, वो भी 2 बार, तो इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो मतलब ऐसा कोई सा भी यौगिक जिसमें COO नेगेटिव है तो ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीलेटो जुड़ा हुआ किससे रहता है, ये जुड़ रहा किससे, O से, तो दाता परमाणु किससे जुड़ा रहता है, O से जुड़ा हुआ रहता है, दाता परमाणु के साथ ही ऐसे जुड़ा रहेगा। फिर आएगा हमारा यहाँ पर NH2, यहाँ पर हम 2 NH2 लेंगे। ठीक, 2 NH2 को आपस में जोड़ देंगे, किससे, CH2 से। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, मेथेन एथेन, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। और NH2 का नाम होता है एमीन, है कितने, 2 के लिए कितने लेंगे, डाई, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, और ये किसके साथ जुड़े हुए रहता है आपस में, N से। दाता परमाणु क्या हो गया हमारा, NN। फिर आएगा हमारा तीसरा लीजेंड। पहले हमने पढ़ा मोनोडेंटेंट लीजन, फिर हमने डाइडेंटेंट लीजन, अब पढ़ेंगे हम ट्राइडेंटेंट लीजन। मतलब ऐसे लीजन जिसमें लीजेंट हमारे कितने हो, 3, तो NH2 लेंगे, NH2, CH2 कितना लिया हमने, 1 2, ठीक है ये लिया। फिर NH2 लेंगे, फिर हम ये 2 लेंगे, फिर ये 2 लिया हमने, फिर लेने के बाद NH2 लेंगे। तो हमें इसका नाम कैसे लिखना है, जैसे हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 1 2, तो एक के लिए मैथेन और 2 के लिए एथेन। समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है ये, मतलब जो मैथेन एथेन लिख रहा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे मेथेन एथेन। तो कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, 2 हो गए। तो 2 के लिए डाई, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन 1 2 3। NH2 का नाम एमीन, कितने लिए हमने, 3, 1 2 3, तो 3 के लिए ट्राई,
और नाम क्या हो गया, एमीन। एथिलीन डाई एथिलीन ट्राई एमीन। फिर ऐसी हमारी वो है ट्राइडेंटेट लीजेंड। फिर हमारी फिफ्थ, थर्ड है, फिर फोर्थ है। फोर्थ के लिए टेट्रा, क्या करेंगे यार, ट्राई हो गया, ट्राई के बाद टेट्रा, टेट्राडेंटेट लीजेंड। टेट्रा लीजेंड का मतलब ऐसा मतलब होता है कि जिसमें एथिलीन कितने बार आया, तो 3, जैसे यहाँ पे हमारा 2 बार आया तो 3 बार ले लेंगे, और NH2 हमारे पास 3 बार आया तो 4 बार ले लेंगे। 4 के लिए हम टेट्रा लगा देंगे। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कि डाई की जगह ट्राई कर देंगे, ट्राई एथिलीन, और ट्राई की जगह टेट्रा, टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। फिर हम फोर्थ करेंगे, टेट्रा कर ले, टेट्रा के बाद फिर पेंटा करेंगे, पेंटा डेंटेट लीजेंड। मतलब ऐसे लीजेंड जो 5 समूह से जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम पेंटा डेंटेट लीजेंड कहते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला बचा है वो है हमारा 6 जो बचा, हेक्सा डेंटेट लीजेंड। हेक्सा डेंटेट लीजेंड। अब इसमें क्या होता है कि हमारा CH2 रहता है, CH2 के बाद क्या आता है हमारा NH, तो N लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी N लेंगे, और जोड़ेंगे किससे, CH2COO नेगेटिव से। ठीक है, चारों तरफ ही लगा लें CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब हम कैसे करेंगे कि 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। फिर हम ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, एथिलीन, N कितना आ गए 2, मेथेन एथेन, एथेन था इसलिए हमने एथिलीन लिया, N कितने हमारे पास 2, 1 2, तो डाई, और NH के लिए एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और ये हमारे 1 2 3 4, 4 के लिए टेट्रा, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा, CH2COO का नाम होता है एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अगर हम उसको लिखेंगे, टेट्रा का मतलब 4 O, और डाई का मतलब 2 N, एथिलीन। ये इसका ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, मतलब टेट्रा के लिए 4 O ले लिया और डाई के लिए 2 N ले लिया। फिर है हमारा नया टॉपिक, ये वाला हो गया। फिर हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि सिडविक का प्रभावी नियम। सिडविक का प्रभावी नियम हमें डायरेक्ट याद रखना है, जैसे EAN = 0.2। ये रहा EAN = 0.N, उड़ा क्या कर रही है।
0.n के बाद हमारा माइनस आएगा और 2 के बाद हमारा उपसय संयोजक या फिर समवयन संख्या भी कहते हैं, संयोजक, उपसय संयोजक यौगिक या फिर समवयन संख्या। सिडविक का प्रभावी नियम, जिसमें EAN इज इक्वल टू 0.n निकालेंगे, नंबर की संख्या निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे उसमें से और फिर जो 2 जोड़ लेंगे उसमें से और 2 की मल्टीप्लाई जो हमारा समान संख्या आएगी उससे हम वो कर देंगे। तो ये हमारा सिडविक का प्रभावी नियम जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लेंगे, ये अलग टॉपिक है, फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीर्घ, लवण या फिर उपसय संयोजक। दीर्घ लवण और उपसय संयोजक यौगिक में अंतर लिखना है। तो दीर्घ लवण हमारे ये सरल होते हैं, तो उपसय संयोजक यौगिक हमारे ये जटिल होते हैं। ठीक है, ये हमें सामान्य अवस्था में प्राप्त होते हैं, सामान्य अवस्था में प्राप्त होते हैं, यह हमें सामान्य अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि मतलब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि फिटकरी, फिटकरी का सूत्र याद है, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस 24H2O, ये हमारा फिटकरी का सूत्र है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। और हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें K4FeCN का होल 6। दीर्घ लवण और उपसय संयोजक यौगिक में अंतर, दीर्घ लवण जो रहते हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और ये हमारी सामान्य अवस्था में होते हैं, और जो उपसय संयोजक यौगिक की बात करते हैं तो ये हमारे जटिल होते हैं और ये हमें सामान्य अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल याद कर लिए, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। जो हमारा उपसय संयोजक यौगिक होता है, उपसय संयोजक यौगिक में हमारा K4FeCN का होल 6 होता है। हो गया कक्षक एब्रस। फिर हम छोटी सी चीज लेंगे, फिर आया कक्षक एब्रस्ट। कक्षक एब्रस्ट का मतलब होता है कि जिसमें डी कक्षक के लिए, डी कक्षकों में हमारी कक्षक कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लीजेंड की उपस्थिति में करा दिया, यहाँ पर 5 हो गई। अब ये 5 जो रहती है वो हमारी टूट जाएगी, एक 3 में टूट जाएगी और एक हमारी 2 में टूट जाएगी। ठीक है, और अगर कक्षक एब्रस्ट मतलब ऐसी कक्षक है जो डी कक्षक के हमें समान दिखाई देती है तो उसे हम कक्षक एब्रस्ट कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक थ्योरी बना रही है, पहले ये समझ ले कि मतलब बता क्या रहा है। मतलब जो हमारी डी कक्षकें होती हैं, डी कक्षों में जो लीजेंड होता है, लीजेंड की उपस्थिति में जो कक्षकें होती हैं वो हमारी 2 भागों में टूट जाएगी, एक 3 कक्षकों में टूट जाएगी और एक 2 में टूट जाएगी। तो मतलब ऐसी कक्षकें जो डी कक्षक के समान होती है हम उसे एब्रस्ट कक्षक भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही देख लिया, वही बहुत हो जाएगा। आगे फिर नया है VBT, इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा ही। इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस
बॉन्ड ऑफ थ्योरी, या फिर बोलेंगे संयोजकता बंध का सिद्धांत। मतलब कैसे भी पूछ लेगा, या तो वीबीटी पूछेगा या फिर पूछेगा वैलेंस बॉन्ड ऑफ थ्योरी। ठीक है, हमें याद रखना है कि पूछेगा तो अलग अलग तरीके से, पर याद तो वही रख रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट लेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं। 1 2 3 करके मत लिखिए, बस ऐसे स्टार से बनाइए और लिखना शुरू कर दिया। ठीक, अब इसमें होता है कि जो हमारा वीबीटी होता है, वीबीटी सिद्धांत में हमारा पेयर में भी रहेगा और अनपेयर में भी रहेगा। मतलब प्रति चुंबकीय भी रहेगा और अनुचुंबकीय भी रहेगा। चुंबकीय और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय भी रहता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, और तीसरा पॉइंट लिखा है कि इसमें उपसहसंयोजक बंद होते हैं। उपसहसंयोजक बंद होते हैं। अब हमसे पूछेगा कि वीबीटी का सिद्धांत, वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड ऑफ थ्योरी। वैलेंस का मतलब संयोजकता बंध का सिद्धांत। तो हमें पॉइंट क्या लिखना है, संयोजकता बंध के बिंदु जो है वो हमारे निम्न प्रकार है। तो फर्स्ट लिखेंगे कि ये वीबीटी जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और इसमें ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। थर्ड लिख देना, ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों होते हैं। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा तो ये इसमें उपसहसंयोजक बंद होते हैं। ठीक है, अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा ये है। ठीक है, ये अलग से वो होगा, ये मतलब एक यौगिक दिया मैं FeCN का होल 6 का होल 4। ठीक है, ये हमें यौगिक दिया गया और ये मतलब किसका एग्जाम्पल है, वीबीटी का। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि इसको बनाओ, तो हम बनाएंगे कैसे। तो हम पहले इसमें से Fe लेंगे। Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमारा 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, ये हो जाएगी हमारी सामान्य अवस्था। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर हमारा क्या है, Fe है। तो Fe में जब हमने पहले ऑक्सीजन संख्या पढ़ी थी तो हमारा क्या आया था, Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव। वन एस टू 2s2, ये गिन लेना, 26 ही निकलेंगे हमारे। 2p6 3s2 3p6 ये हमारी हो जाएगी उत्तेजित अवस्था, जिसकी डी कक्षा S और P कक्षा की जो रहती है लास्ट की हमारी खाली रहेंगे। और जब हम इसका CN का प्रभाव डालेंगे, CN होता है, CN का जब हम पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, हाँ S P कक्षक लेंगे। P में कितनी कक्षक होती है, 3 S फिर P। P में कितनी कक्षक हुई है हमारी, 3, तो 3 कितना हुआ, 6। पहले हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे, पहले मतलब एक ऐसे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गए, बचे कितने, 3 1
2 3, तो गिनले 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरा जाएगा और फिर जो जगह बचेगी फिर हम उसमें भरेंगे। एस में एक भी नहीं है और पी में भी हमारी कुछ नहीं है, तो इसका संक्रमण जो होता है वो हमारा पूरे में हो रहा है यहाँ से यहाँ तक में। तो इसमें संक्रमण क्या होगा, D2sp3 संक्रमण। D2sp3 संक्रमण होगा। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे Fe का, फिर Cl का प्रभाव करेंगे और फिर हम पूरे का करेंगे FeCl का होल 6 -4। ठीक है, हमें करना है, हम कैसे करेंगे, 3 कक्ष के लिए Cl कितने हमारे पास 6 है, Cl हमारे 6 है, तो हम 6 वही करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये है ये कक्षा के हमारी ये रही। पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ही भरने हैं, फिर बच्चे वाले ऐसे करके भरने हैं। ये सेम फुल हो गए। अब हमें इसमें करना क्या है, ठीक है, ये हमारे खाली कक्षा के हैं। और ये हमारे जुड़े हुए किससे रहेंगे, Cl हमारे किससे जुड़े हुए रहेंगे, सिग्मा से। ठीक है, यहाँ पर हमारा Cl आ जाएगा। Cl कितने हमारे 6। ठीक है, अब है इसको बनाने की किसकी संरचना कैसे बनी। ये क्या हुआ है, ये प्रतिचुंबक है। FeCl का होल 6 जो होता है ये प्रतिचुंबक होते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कि बनाने की विधि क्या है, मतलब पहले इसकी संरचना पढ़ लें। एक संरचना से पहले बनती तो पहले विधि है, पर हमें जब हम संरचना बनाएंगे तभी हम इसके बारे में विधि लिख सकते हैं। तो समझाने के लिए लिख रहा पहले विधि है, पर मैं संरचना बनाऊंगा। जैसे Fe है, Fe लिया, Cl हमारे पास कितना है 6। जब भी हमारी ऐसी संरचना बनेगी, ठीक है, ये नहीं होगी तो वर्ग समतल लिया। ठीक है, अगर ऐसे हो रही होगी और इसमें क्या बताया था, उपसय संयोजक होते हैं। उपसय संयोजक तीर के लिए निशान लगा दिया हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4 है तो -4 इधर कर देंगे। ठीक है, ये संरचना हो गई हमारी अष्टफल की संरचना। ये हो गई हमारी अष्टफल की संरचना। ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे, आयरन होता है, आयरन की जो हमारी फिर लिखे मतलब FeCl का होल 6 का जब प्रभाव पड़ेगा तो पहले हम इसको ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम ये लिखेंगे बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में कैसे करेंगे कि Fe लिया हमने, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है +2। ठीक है, अब हमारे पास Cl कितने हैं, Cl हमारे पास 6 है, जब 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 हो गए। 6 Cl होते हैं, 6 Cl जो होते हैं वो हमारे परबल होते हैं, और एक Cl हमें 6, एक Cl हमें 6 इलेक्ट्रॉन देगा।
Cn जो है हमारा Fe को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 12। एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को डबल करेंगे तो 12। Cn जो रहता है Fe को, Cn Fe को 12 इलेक्ट्रॉन दान करता है। ये इसके बनाने की विधि है। ठीक है, फिर हम इसकी कुछ कमी भी पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो हमारा होता है कि वीबीटी जो सिद्धांत होता है ये होल्ड के नियम का पालन नहीं करता। ये लिखेंगे कि वीबीटी जो सिद्धांत होता है ये होल्ड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं भरता, बल्कि उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि विपाटन ज़्यादा क्यों हो रहा है या फिर कम क्यों हुआ है। ठीक, इसको लिखने का तरीका होता है, हमें लिखना आना चाहिए कि मतलब पूछेगा कि वीबीटी सिद्धांत क्या है, तो वीबीटी सिद्धांत हमारा ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसमें जो हमारे मतलब होल्ड के नियम के अनुसार हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और ये हमारे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय होते हैं। फिर हम लिखते थे कि इसमें उपसहसंयोजक बंध होते हैं। फिर हमें एक यौगिक देगा FeCl का होल 6। ठीक है, हमें सिंपल सा बनाना है। पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सामान्य अवस्था, फिर उसकी उत्तेजित अवस्था, और फिर जब Cl का प्रभाव पड़ेगा तो हम इसमें कर देंगे, और Cl के प्रभाव में जो इसका संक्रमण होगा वो हमारा D2sp3 संक्रमण। फिर FeCl का होल 6 के बारे में लिखेंगे। तो Cl कितने हमारे पास 6 है, तो C कक्षा की जो रहती है वो हमारी खाली रहेगी। तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सिग्मा से नहीं। ठीक है, FeCl की जो संरचना बनाएंगे वो हमारे असफल की होती है। अगर हम इसको बनाने की विधि पढ़ते हैं तो Fe होता है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +2 होती है, और 6 Cn होते हैं। 6 Cn हमारे क्या होते हैं? परबल है, और एक Cn हमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो Cn जो रहता है Fe को 12 इलेक्ट्रॉन देगा। फिर हम वीबीटी सिद्धांत में मतलब क्या क्या करेंगे, मतलब कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कमी तो ज़रूर होती है कि मतलब एक तो यही है कि होल्ड के नियम का पालन नहीं हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो होल्ड के नियम के अनुसार नहीं बल्कि उसके विपरीत भरे जा रहे हैं। और विपाटन का मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये बताने में भी वे असफल रहे। ओके बच्चा, फिर हम करेंगे नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, उपसहसंयोजक यौगिक वर्णन सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, ये हर बार पूछा जाता है। और उपसहसंयोजक यौगिक वर्णन सिद्धांत जो रहता था वो 1893 में दिया गया। अब हम इसे क्या करेंगे कि धातुओं में जो पर्यात्मिकता होती है वो हमारी 2 तरीके से होती है, कि एक तो प्राथमिक संयोजकता और दूसरी हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखेगा कि जो हमारे धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणुओं में जो संयोजकता होती है वो 2 तरीके से होती है, एक हमारी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी हमारी द्वितीयक संयोजकता। और दूसरी होती है हमारी द्वितीयक संयोजकता। अब हम सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे कि जो हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमारी आयनिक होती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लिखना कि प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटिंग लाइन से प्रदर्शित करते हैं, डॉटिंग लाइन से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, ये हमने लिखा कि मतलब धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु में जो संयोजकता होती है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है हमारी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता का मतलब होता है कि जल में मिलाएंगे तो मिल जाएगी, मतलब आयन देगी, तो ये आयनिक होते हैं। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और इसे हम डॉटिंग लाइन से प्रदर्शित करते हैं। फिर द्वितीयक संयोजकता के बारे में लिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखा कि मतलब टू टाइप होते हैं, मतलब एक एक लाइन को लेके चलना है कि मतलब धातु परमाणु होते हैं तो संयोजकता दो तरीके से होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखा कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। फिर थर्ड पॉइंट कि प्राथमिक संयोजकता को डॉटिंग लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे द्वितीयक संयोजकता का, कि द्वितीयक संयोजकता मतलब अलग पॉइंट बना के लिखना है। फिर से द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है और इसे हम थिंक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। थिंक लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमारा जो सिद्धांत है FeCl का होल 6, FeCl का होल 6 ये है यौगिक है। अब इसके हमें संरचना बनानी है तो हम कैसे करके बनाएंगे, है कितने, 4 Cl। ठीक है, जुड़े हुए Cl है तो Cl से जब जुड़े हुए रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये आ जाएगा हमारा वर्णन सिद्धांत का। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उपसय संयोजित यौगिक का वर्णन सिद्धांत कि COCl3 6NH3। अब इसको हम यौगिक बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पहले COCl3 6NH3, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, NH3 का होल कितना 6 प्लस Cl कितना होगा 3Cl। और जब हमारे पास 3 Cl है तो पॉजिटिव भी हमारे पास 3 हो गए। फिर हमें इसके बारे में लिखना है, तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि CONH3 होल की 6 की संरचना बताओ, या फिर उपसय संयोजित यौगिक होता है बर्नर के सिद्धांत के आधार पर COCl3 या 6NH3 की संरचना लिखना। जो डॉटिंग लाइन्स है वो हमारे Cl हो गए, बचे हमारे NH3 हमारे पास कितने 6 2 3 4 5 6 NH3 1 2 3 4 5 6। ये हमारी किसकी संरचना है, CONH3 का होल 6 की संरचना है। तो हम इसके बनाने की विधि किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बनाने की विधि लिखेंगे अलग से। तो CO होता है, CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, CO होता है, CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, और CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी +3 होती है। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता भी जो होती है वो हमारी 3 होती है। जब Cl, ये Cl कितने हमारे पास 3 है, Cl पर क्या आता है हमारा नेगेटिव, यहाँ पर प्लस आ जा रहा है,
प्लस आ जाता है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Cl जब CO से जुड़ता है, Cl जब हमारा CO से जुड़ता है तो CO की जो ऑक्सीजन मतलब Cl है, Cl हमारा जब CO से जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या हमारी 6 होती है। फिर ठीक हो गया, CO की ऑक्सीजन संख्या 3 हो गई, +3 होता है तो इसकी प्राथमिक संयोजकता भी 3 हो गई। फिर हमारे पास Cl है, Cl जब CO से जुड़ता है तो CO की ऑक्सीजन संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास अमोनिया है, NH3 1 2 3 4 5 6। जब 6 NH3 CO से आकर जुड़ते हैं, 6 NH3 CO से आकर जुड़ेंगे तो ये हमारा द्वितीय संयोजकता होती है। देख, Cl और CO जब जुड़ेंगे तो प्राथमिक संयोजकता है, और जब 6 NH3 CO से जुड़ेंगे तो ये हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है। तो ये हमने इसका बनाने की विधि पढ़ ली। ठीक है, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बर्नर सिद्धांत का। COCl3 5 NH3। पहले हमने पढ़ा था 6 NH3, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पहला वाला समझ में आ गया तो ये आसानी से बन जाएगा हमसे। ठीक है, हम इसको पहले संरचना बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। 5 NH3 जैसे CO लिया और NH3 का, अगर यहाँ पर 6 होता है तो 6 लेंगे, पर यहाँ पर 5 है तो 5 लेंगे। ठीक है, Cl हमारे पास कितने हुए, 3 है, तो 2 Cl हम पहले निकाल लेंगे और 1 Cl हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितना है, 2 पॉजिटिव आया और यहाँ पर हमारा 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, CO NH3 का होल 5 Cl2। इसकी संरचना पूछेगा तो इसकी संरचना कैसे बनती है। Cl हमारे पास कितने हैं, 2, 1 और 2, और 5 NH5 लेना है। तो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि जैसा हमने पहले लिखा था कि CO है, CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है, जिसकी प्रथम संयोजकता भी 3 होती है। जब Cl CO3 से जुड़ते हैं तो CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी 6 होती है। अब हमारे वहाँ पर हमने 6 NH3 लिए थे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 NH3 जब Cl और CO से जुड़ते हैं, 5 NH3 Cl और CO से जुड़ते हैं तो वो प्राथमिक होता है, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता का मतलब जब 5 NH3 Cl और CO से जुड़े हुए रहते हैं तो प्राथमिक संयोजकता होती है, और जो हमारा CO होता है, CO हमारा द्वितीयक संयोजकता होती है। ठीक है, ये हमारा अगर हमें जल में मिलाएंगे तो ये हमारा आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है। ठीक है, हमारा कुछ बचे कि मतलब कुछ चीज़ें हैं हमारी जो हमें समझनी है। ठीक है, अब हमारे पास F2 F6 और ZeF4। ठीक है, पहले हमें
इसका नाम, एक्सी का नाम जीनोन, जीनोन डाइफ्लोराइड। अगर 2 है तो जीनोन डाइफ्लोराइड, और 4 है तो टेट्रा। टेट्राफ्लोराइड। और ये होता है हेक्सा, जीनोल हेक्साक्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। अब इसको करेंगे हाँ कि ये बनेगी कैसे। तो एक्स ही लिया और F2 ले गए, एक्स ही F2 की संरचना कराएंगे तो हमें एक्स ही F2 मिलेगा। किसकी उपस्थिति में, निकेल। और इसका ताप क्या अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है। अब इसके यहाँ गुण पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट होता है ये हमारा अस्थायी यौगिक है, ये अस्थायी यौगिक होते हैं। और इसका गलनांक 430 केल्विन होता है। फिर अब हमें इसकी मतलब एक वो होती है रासायनिक गुण में, ZeF2 है जीनोन डाइफ्लोराइड की। जब हम क्रिया जल से कराएंगे, दो लेंगे तो हमारा 2x वो हमारे पास कितने होगा, 2। ये रहा, प्लस 2 हमारे पास x ही हो गए। अब 2 x ही हो गए, वो हमारे पास कितने हो गए, 2, 2 दूनी 4, 4 H हो गए, और 2 दूनी 4, 4 HF। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना। अब हमें जीनोम, इसकी संरचना के बारे में कहना है कि इसकी संरचना आखिर बनती कैसे है। तो पहले जीनोम की हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जीनोम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 54 होता है। लिखेंगे कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10। फाइव एस टू, 5p6, 5d0। अगर इसको गिरेगा इसका संख्या ये तो 54 ही लिख लेंगे। ये हो गई हमारी सामान्य अवस्था। ये हमारी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में हम कहाँ तक लिखेंगे, 4s2 तक सेम लिखेंगे, 4d10 तक सेम लिखेंगे। फिर हमारा आएगा इसमें चेंज, 5s2, 5p6, 5d0। ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। अब इसमें संक्रमण हम किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये ऊपर नीचे बन रही है। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन संख्या लेंगे। ये हमारी S, P और D। D में कक्षा के 5 होती है और P में 3। तो ठीक है, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कैसे भरेंगे आप, ठीक है, 5s2, 2 भर दिए कक्षा के 1, 2, 6 है, 6 भरेंगे। पहले ऐसे करके भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 5d है, 0 है, यहाँ से हम एक अक्षर खाली कर लेंगे। डी है मतलब दिखाई तो देगी पर होती है, इसलिए हमने 0 लिखा था, तो एक अक्षर हमारी इसमें चली जाएगी। तो इसमें संक्रमण हमारा sp3 d 1 है, तो sp3d संक्रमण होता है।
sp 3 डिजिट संक्रमण होता है। 1 2 3 1 2 3 ले लिया और 2 कक्षक हम और लेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे कि ये वाली कक्षक s वाली ये रही और ये वाली ये रही और सेकेंड वाली ये रही और ये खाली बचे ये वाली और ये वाली। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, F से जोड़ देंगे। ठीक है, एफ ओ को जब F से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बंद होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कारण है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, मान लो हमें इसकी संरचना बनानी हो F की। F का इलेक्ट्रॉन विन्यास नाइन होता है तो इसको लिखिए कैसे, 1s2 2s2 2p 6 और 4 9 है तो 9 तो आएगा नहीं, 6 4 10 है, 5 और 9 हो जाएगा। तो इसकी संरचना हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, पी में हमारी कक्षा की कितनी होती है 3, तो भरेगी कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले 1 करके भरेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हम इसकी संरचना बनाएंगे कि x ही है और f हमारे पास 2 है और ये हमारा एकल वंश के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहता है और इसमें सिग्मा बल है, 1 सिग्मा बल 2 सिग्मा बल। और इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय बल, रेखीय संरचना होती है। ठीक है, मतलब एक बनाना आना चाहिए तो हमें संरचना बनानी समझ में आ जाएगी कि मतलब किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ZeF4 है तो जीनोम टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा फ्लोराइड, जीनोम टेट्रा फ्लोराइड। तो फिर हम इसको लिखेंगे कि इसकी बनाने की विधि, Ze2F2 किसकी उपस्थिति में, निकिल और 2 ATP। ठीक है, ZeF4 2 दूनी 4 तो 4 F हो गए, 0 टेट्रा फ्लोराइड 6 ATP लेते हैं और इसका अनुपात 1:5 में होगा। ठीक है, इसकी जैसे मतलब फिर जल वाली इससे क्रिया कराएंगे, ZeFO4 2s2O, यहाँ पर हम 6 अणु लेंगे तो हम 2xe 24HF प्लस 4xe F3 फिर हम जीनोम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 54 है तो ऐसे लिख लिया 1s2 2s2 2 p6 ऐसे जैसे सेव लिखा था हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक, ऐसा ही लिखना है, पहले हम ऐसे लिख लेंगे 5s2 5p6 5d 0। ठीक है, ये हमारी सामान्य अवस्था हो गई। अगर हम इसकी उत्तेजित अवस्था लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था में 5s2 5p6 5d 0 है तो हम इसकी जब उत्तेजित अवस्था करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा तो हो कितने गए 6 यहाँ पर भी, तो हमने 2 कक्षा के डी में पहुँचा दी और 4 हमारी यहाँ पर रह गई। तो हम इसकी संरचना कैसे करेंगे, SPD इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमारे पास कितनी है 2, डी कितने हैं 2 1 2। इसमें जो हमारा संक्रमण हुआ एस डी कितना होगा 3 और डी कितने 1 2 SP3 D2 संक्रमण।
sp3d टू संक्रमण होता है। फिर 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब हमें इसकी भरेंगे कैसे? एक तो ये रहा, फिर हमारा एक ये रहा, फिर हमारे 4 खाली बचे 1 2 3 4। और इसमें बाद कैसे जुड़े हुए थे आपस में? एफ ई से, एफ। और इसमें किससे जुड़े हुए थे? सिग्मा से। और इसकी संरचना हमारी कैसे बनेगी? एक्स ई एफ की तरह हमारे पास 4 1 2 3 4। हमने जो ऐसी संरचना बनाई थी वो हमारी कैसी थी? वर्ग समतल्य। ये हमारी संरचना कैसी हो गई? वर्ग समतल्य। ठीक है, हमें बनाना चाहिए, हम आसानी से बना सकते हैं। फिर हमारी जीनोम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, F6। ठीक है, इसको बनाने की विधि कैसे करेंगे? ये F2 6 करना है, ये 2 6, तो XeF6 निकल की उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 5 ATP, और इसका अनुपात 1:2 में होता है। ठीक है, हम इसके करेंगे भौतिक गुण। जैसे XeF6 और 3 लेंगे हम जल के अणु, तो XeF3 प्लस 3 6HF। फिर हम इसकी वही लिखेंगे, पहले हम जीरोम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 5s2 5p6 5d0। ये हो गई हमारी समानीय अवस्था। उत्तेजित अवस्था में 5s2 5d0। पहले हमने 2 बचे थे, 4 यहाँ पर बचे थे, 2 लिए थे, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। यहाँ पर हमारे कितने बचे? 3 3 6 आ गए। SPD। तो ठीक है, इसमें हमें भरना कैसे कि ये हमारे ही हो गए 3 है, तो 3 ही कक्षा 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 3 ही यहाँ पर भर जाएंगे, 1 2 3। तो इसका संक्रमण sp3 1 2 3 sp3d3 संक्रमण। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाएंगे हम। 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 F के साथ आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़े हुए किससे? सिग्मा से। ठीक है, इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है कि एक्स लिया एफ, यहाँ पर हमारा एफ, यहाँ पर भी हमारा एफ। इसकी संरचना कैसे बनेगी?
अगर हमारी ऐसी संरचना बन रही है, इसमें एकल बंद होता है, अगर हमारी ऐसी संरचना बन रही है तो यह संरचना हमारी अष्टफल की होती है। इन तीनों में से एक आएगा, बस हमें बनाना आना चाहिए कि उन्होंने बनाया कैसे है। तो ये हमारी संरचना अष्टफल की हो गई। ये वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट।